जी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 11 बजकर। तारीख आप जानते हैं, आज है 12 मार्च 2021। दिस इज 12th of March 2021। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाएं और बता दीजिए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे। बस उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी ओके। हम लोग पढ़ रहे थे विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की हम शुरुआती दो डायनेस्टीज के बारे में बात कर चुके थे। सबसे पहले संगम वंश या संगम डायनेस्टी के बारे में बात की हमने, और उसके बाद हमने बात की सालुव डायनेस्टी या सालुव वंश के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में ही हम बात कर रहे थे अबाउट विजयनगर एम्पायर के बारे में। या विजयनगर या विजयनगर साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी, आप जानते हैं, संगम डायनेस्टी या संगम वंश के बारे में, जिसकी स्थापना या विजयनगर एम्पायर की ही स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो बंधुओं के द्वारा की गई थी। और संगम वंश की स्थापना इन्होंने अपने पिता के नाम पर की, क्योंकि ये दोनों संगम के पुत्र थे। और संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम के द्वारा की गई। उसके बाद हमने बात की दूसरी डायनेस्टी जो थी सालुव डायनेस्टी, जिसकी स्थापना सालुव नरसिंह के द्वारा की गई थी। लेकिन हमने बात की कि सालुव नरसिंह का ही एक सेना नायक जिसका नाम नरसा नायक था, उसी नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा सालुव नरसिंह के ही दूसरे पुत्र इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या करके तीसरे राजवंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में की गई, जिसे हम जानते हैं तुलुव डायनेस्टी के नाम से। तो हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश के बारे में। तुलुव डायनेस्टी या तुलुव वंश। और आप जानते हैं तुलुव राजवंश का शासनकाल लगभग 1505 ईस्वी से लेके 1565 ईस्वी तक रहा। तुलुव डायनेस्टी या तुलुव वंश 1505 ईस्वी से लेके 1565 ईस्वी तक रहा। और आप जानते हैं द फाउंडर ऑफ तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश का संस्थापक बना वीर नरसिंह। जिसने 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक मात्र 4 वर्ष तक शासन किया तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश में। और ध्यान रखेंगे तुलुव डायनेस्टी में टोटल 6 शासक हुए या 6 रूलर्स हुए, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। और हम सब जानते हैं हु वॉज वीर नरसिंह। वीर नरसिंह वॉज द सन ऑफ नरसा नायक। ये नरसा नायक का ही पुत्र था। और ध्यान रखेंगे यह इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके यह इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक बना।
और इसी ने विजयनगर साम्राज्य में तीसरे राजवंश की स्थापना की, जिसे हम तुलुव डायनेस्टी या तुलुव वंश के नाम से जानते हैं। लिखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ भुजबल। इसने भुजबल की उपाधि धारण की। और हम सब जानते हैं सालुव नरसिंह के ही पुत्र इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके ही नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक बना, जिसने तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश की स्थापना की। लिखेंगे इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए घोड़ों को खरीदने का समझौता किया। हम सब जानते हैं, यदि हम पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था जब दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी शासन कर रहा था तो 1498 ईस्वी में ही पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो चुका था और वास्को डिगामा वॉज फर्स्ट पोर्चुगीज हु अराइव्ड इन इंडिया। और भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। और ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक ही कौन बनाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ ही वीर नरसिंह के द्वारा एक समझौता किया गया और उसी समझौते के तहत पुर्तगाली अपने साथ जितने भी हॉर्सेस या जितने भी घोड़े भारत में लेकर आए थे उन सबको खरीदने का ही सौदा वीर नरसिंह के द्वारा किया गया अल्मीडा के साथ। इसके अलावा लिखेंगे ही ऑल्सो रिमूव्ड मैरिज टैक्स इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने अपने शासनकाल में विवाह कर भी समाप्त किया। पुर्तगालियों का ही पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ करता था, जिसके साथ समझौता किया गया वीर नरसिंह के द्वारा। लेकिन ध्यान रखेंगे, वीर नरसिंह ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि वीर नरसिंह ने सालू नरसिंह के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह की हत्या की थी। इसीलिए इसके खिलाफ जनता विद्रोह पर उतर आई और जनता इसके खिलाफ हो गई और 1509 ईस्वी में ध्यान रखेंगे वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। जब 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह मरा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वीर नरसिंह के मरने के बाद इसी का छोटा भाई, इसी का यंगर ब्रदर बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ तुलुव डायनेस्टी। इसी का छोटा भाई तुलुव राजवंश का अगला शासक बना, हु इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जिसे हम केवल तुलुव राजवंश का नहीं बल्कि पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक मानते हैं। और आप जानते हैं कि वीर नरसिंह का ही छोटा भाई हुआ करता था कृष्ण देवराय।
और वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश का अगला शासक ही कौन बना? कृष्ण देवराय। लिखेंगे वीर नरसिंह के बाद अगला शासक हुआ कृष्ण देवराय। जिसका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी तक रहा। और यदि 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक रहा तो आप सब जानते हैं कि कृष्ण देवराय जब विजयनगर साम्राज्य का शासक था तो उसी के शासनकाल में ही तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसीलिए आप कह सकते हैं he was contemporary to बाबर। ये बाबर का समकालीन था। He was contemporary to बाबर, ये बाबर का समकालीन था। और ध्यान रखेंगे बाबर के ही द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी या बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और आप जानते हैं बाबर की ऑटोबायोग्राफी क्या कहलाती है? तुज़ूके बाबरी। बाबर की ही आत्मकथा जो उसने तुर्क भाषा में लिखी थी कहलाती है तुज़ूके बाबरी या बाबरनामा। और ध्यान रखेंगे अपनी आत्मकथा में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर के द्वारा भी विजयनगर साम्राज्य का जिक्र किया गया है। और ध्यान रखेंगे बाबर डिस्क्राइब्ड कृष्ण देवराय एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया कंटेम्परेरी टू हिम। लिखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देवराय को ही बताया है। बाबर डिस्क्राइब्ड कृष्ण देवराय एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया कंटेम्परेरी टू हिम। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपना समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देवराय को ही बताया है। और ध्यान रखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि जब वो हिंदुस्तान आया तो यहां पर 5 मुस्लिम राज्य हुआ करते थे, 5 मुस्लिम स्टेट्स हुआ करते थे। जो कौन कौन से थे? सबसे पहला दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत, दूसरा बंगाल, तीसरा मालवा। बाबर ने ही अपने आत्मकथा में कंटेम्परेरी क्या है, बहुत ही बढ़िया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जब वो आया हिंदुस्तान तो उसने कहा कि यहाँ पर 5 मुस्लिम राज्य शासन किया करते थे। जो कौन कौन से थे? दिल्ली, बंगाल, मालवा, इसके अलावा बहमनी और गुजरात। इन 5 मुस्लिम राज्यों का जिक्र बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा में किया गया है। और इसने अपने ही कंटेम्परेरी, अपने ही समकालीन 2 हिंदू स्टेट्स या 2 हिंदू राज्यों का जिक्र किया है। जो कौन कौन से थे? सबसे पहला और सबसे पावरफुल विजयनगर एम्पायर या विजयनगर, और दूसरा मेवाड़। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बाबर हिंदुस्तान आया था तो उस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता था राणा सांगा। तो कृष्ण देवराय बाबर का समकालीन हुआ। समकालीन का मतलब होता है, कंटेम्परेरी का मतलब होता है 2 लोगों का एक ही समय पर होना।
कहने का मतलब, यदि आप सारे के सारे लोग मुझसे अभी लाइव पढ़ रहे हैं और मैं जीवित रूप में आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो आप सारे के सारे मेरे कंटेम्प्रेरी हैं और मैं आपका कंटेम्प्रेरी हूं। लेकिन हो सकता है आने वाले 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, 50 सालों के बाद मैं ना रहूं, तो यदि मैं नहीं रहूंगा और उस समय लोग मेरी वीडियोस देखकर हिस्ट्री पढ़ेंगे या किसी भी तरीके से मुझसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो मेरे समकालीन नहीं कहलाएंगे, वो मेरे कंटेम्प्रेरी नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं समकालीन का मतलब ही क्या है, एक ही समय पर दो लोगों का या दो चीजों का क्या करना, बिलोंग करना, वही क्या कहलाता है, कंटेम्प्रेरी। अरे भाई साहब, प्रथम और द्वितीय क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। बेटे आज आपका गुस्सा हम हमेशा के लिए शांत कर देते हैं, आपको यहां से ब्लॉक करवा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो आपके गुस्से का एक ही इलाज है, आपको यहां से हम निष्कासित कर देते हैं, फिर आपको कभी भी गुस्सा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपने मुझे पर्सनली गुलाम बनाकर या स्लेव बनाकर खरीद लिया है, और आपको लग रहा है कि यहां पर मैं केवल और केवल आप ही को पढ़ाने के लिए आया हूं। और ये प्रथम और द्वितीय क्या है, ये सारी की सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन तुम गधे हो और गधे ही रहोगे, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। यदि ये बात तुम्हें नहीं समझ में आई है तो मैं बाकी लोगों का समय नष्ट नहीं कर सकता मेरे भाई। तो इस आदमी को यहां से ब्लॉक कर देते हैं, इसके गुस्से का इलाज हो जाएगा। बड़े बड़े हकीम और चिकित्सक भी मेरी शरण में आते हैं, क्योंकि इलाज करना मुझे अच्छे से आता है, और तुम जैसे लोगों का तो बिल्कुल आता है। तीसरा मुस्लिम स्टेट कौन सा है, दिल्ली, बंगाल, मालवा। मालवा का मतलब जो आज मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन क्षेत्र है, उसी को क्या कहा जाता था, मालवा कहा जाता था। चौथा मैंने बताया है बहमनी, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के बाद हम बहमनी के बारे में बात करेंगे। एक गुजरात मैंने बताया, और हिंदू राज्यों में मैंने विजयनगर और मेवाड़ की बात की। और आप जानते हैं कि जो मेवाड़ है वो राजस्थान में है, और विजयनगर मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि कर्नाटका का जो आज हम्पी नामक जगह है, हम्पी शहर है, वही पहले क्या कहलाया करता था, विजयनगर। वहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद ध्यान रखेंगे, कृष्ण देव राय के ही समय में, लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, या इसी के शासनकाल में बहमनी एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लिखिए, इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य पॉलिटी स्पेशल का बैच आज हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। मंडे से यानी 15 मार्च से पॉलिटी स्पेशल का नया बैच आ रहा है, तो थोड़ा सा संयम रखा करो, सारी की सारी घोषणाएं यहां पर अपने आप ही कर दी जाती हैं जी। इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में बहमनी एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हुआ। इसके अलावा भाई हम सब जानते हैं 1505 से लेके 1509 तक तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। लेकिन जब कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बना,
तो ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर या दूसरा गवर्नर बनकर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर हुआ करता था और इसी ने 1510 ईस्वी में कृष्णदेव राय के ही दरबार में अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था जिसका नाम था फादर लुई। लिखेंगे 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा फादर लुई को अपना प्रतिनिधि बनाकर कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा गया। वाह, एक आदमी कह रहा है करियर विल वाले गोला दे रहे हैं। बेटे इस गोले से बच के रही हो तू, अगर इस गोले में विस्फोट हो गया ना तो तेरा भी हाल शेरशाह सूरी जैसा हो जाएगा। इस गोले से तू बच के रही हो। करियर विल वाले गोला दे रहे हैं। बताइए, इनको लग रहा है कि हमारे पास इतना फालतू का टाइम है कि हम तुम्हें गोला देंगे। बेटे फालतू में तो हम किसी को गोला भी नहीं देते हैं, समझ गए? फालतू में और फालतू लोगों को तो हम गोला भी नहीं दिया करते, लेकिन तू इस गोले से बच के रही हो। क्योंकि जब है ना तुम्हारे ही तरह कॉन्फिडेंस में शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजर अभियान पर गया तो शेरशाह सूरी के पास भी एक गोला हुआ करता था, है ना, एक तोप हुआ करती थी, उससे आग जलता हुआ गोला निकला करता था जिसको उक्का कहते थे। ठीक है, जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले पर वो आग जलता हुआ गोला फेंका तो गोला गया जाकर कालिंजर के किले के दीवारों से टकराया और वापस वहीं पर आ गया जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था। विस्फोट हुआ और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अजीबो गरीब तरीके से मरने वाले इतिहास में जो शासक हुए हैं उनमें एक शेरशाह सूरी भी है। तो बेटे इसीलिए मैं कह रहा हूं तू इस करियर विल के गोले से बच के रही हो, है ना, कहीं इसमें विस्फोट ना हो जाए और कहीं पता चले तेरी कहानी खत्म हो जाए। वाह, अब लिख के भेज रहा है कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, मैंने इसलिए लिख कर भेजा। चल भाई, आज तेरी भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसको भी ब्लॉक कर दो भाई। ठीक है, तेरे को याद रहेगा सर ने मेरा नाम लिया था। चलिए भाई, वीर, आप वीर ही बने रहे, ठीक है, बल्कि आप वीर नरसिंह बने रहे। नाम भी माँ बाप ने वीर ही रख दिया है। लगता है आपके पिताश्री भी मेरी तरह विजयनगर एम्पायर पढ़ते थे या पढ़ाते थे, इसीलिए आपका नाम भी वीर रख दिया गया। हटाओ भाई इसे भी, हम तो यहाँ पर खड़े ही भीड़ को छाटने के लिए हैं। बताइए, करियर विल वाले गोला दे रहे हैं। भाई साहब, कौन सा गोला ले लिया यार तूने करियर विल से, ये भी बता दे फिर, है ना, कौन सा वाला गोला खा लिया तूने करियर विल से? काला खट्टा खाया होगा तूने पक्का, है ना, तेरे नाम से ही पता चल रहा है तू काले खट्टे का शौकीन लग रहा है मुझे। तो 1510 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क के ही द्वारा अपने एक प्रतिनिधि फादर लुई को भेजा गया विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में। आज की क्लास के कमेंट्स देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि कल महाशिवरात्रि थी, है ना, और बहुत सारे लोगों ने भोले बाबा का प्रसाद खाया है जिसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो आज की क्लास के कमेंट्स पढ़कर बिल्कुल ये बात सिद्ध होती है कि कल आप लोगों ने महाशिवरात्रि धूमधाम से मचाई है। मनाई भी नहीं है, मचाई है ना। और जो प्रसाद कल मिला था
ठीक है, वो प्रसाद थोड़ा सा ज्यादा खा लिया। कुछ होते हैं ना बच्चे, शरारती बच्चे, एक बार प्रसाद मिल जाता है तो फिर जाकर दोबारा लाइन में लग जाते हैं, सोचते हैं कि एक बार प्रसाद और ले लेते हैं। तो कुछ लोग आज यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने 3-3 4-4 बार प्रसाद खा लिया है और असर अभी तक है। अभी तक ये भोलेनाथ की ही शरण में है, अभी तक ये भोलेनाथ की शरण से वापस ही नहीं लौटे हैं। प्रतिनिधि का नाम क्या बताया? मैंने बताया फादर लुई। फादर लुई नाम का ही एक ईसाई, एक क्रिश्चियन भेजा गया था कृष्ण देव राय के दरबार में। और क्यों भेजा था? ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो भटकल और मंगलौर नामक स्थान पर अपने कारखाने स्थापित करना चाहते थे। और ध्यान रखेंगे, भटकल और मंगलौर ये दोनों ही जगहें या ये दोनों ही प्लेसेस विजयनगर एम्पायर की ही अधीन आती थी। इसीलिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने अपने ही एक प्रतिनिधि फादर लुई को, जो कि एक पादरी था, उसे कृष्ण देव राय के दरबार में भेजा था, क्योंकि पुर्तगाली भटकल और मंगलौर नामक स्थान पर अपने कारखाने स्थापित करना चाहते थे या अपनी फैक्ट्रीज खोलना चाहते थे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो यूरोपियन से भारत में आए थे, तो यूरोपियंस के भारत में आने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही क्या था? यहां पर व्यापार करना। लेकिन व्यापार की ही आड़ में उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रशासन को यहां पर मजबूत किया और सबसे ज्यादा होशियार साबित हुए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। और आप जानते हैं कि व्यापार करते करते धीरे धीरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया, हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। तो उनका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ट्रेड ही था, वो व्यापार करना ही था। इसीलिए भेजा गया था फादर लुई को भटकल और मंगलौर में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मांगने के लिए कृष्ण देव राय से। और ध्यान रखेंगे, कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों की मदद करने का वादा किया और बदले में उनसे घोड़ों की आपूर्ति मांगी। कहने का मतलब, पुर्तगालियों से कहा गया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप बदले में हमें क्या दीजिए? घोड़े दीजिए। और यही कारण रहा कि 1510 ईस्वी में ही जब बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर अटैक किया पुर्तगालियों ने और आदिल शाही सुल्तान से ही प्राप्त किया गोवा, तो इसमें कृष्ण देव राय के द्वारा ही पुर्तगालियों की मदद की गई। भाई हम सब जानते हैं कि जो गोवा था वो पहले आदिल शाही सुल्तानों का हुआ करता था, आदिल शाही राज्यों का हुआ करता था। जो राज्य क्या था? बीजापुर। आप जानते हैं आज कर्नाटका में ही बीजापुर है और बीजापुर में ही आदिल शाही सुल्तान शासन किया करता था। उसी से पुर्तगालियों के द्वारा या अल्बुकर्क के द्वारा क्या छीना गया था? गोवा छीना गया था, जिसमें मदद करने वाला शासक भी कौन था? कृष्ण देव राय। और ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध में बीजापुर का शासक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, इसी युद्ध में बीजापुर का सुल्तान या बीजापुर का शासक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया।
और इसके अलावा ध्यान रखेंगे कृष्ण देव राय के ही शासनकाल में इसके दरबार में प्रसिद्ध पोर्चुगीज ट्रेवलर या प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था एडवर्ड डी बारबोसा, इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री एडवर्ड डी बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यदि आपसे पूछें कि बताइए प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री एडवर्ड डी बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ध्यान रखेंगे कृष्ण देव राय के ही शासनकाल में, और इसने विजयनगर की यात्रा भी की थी। कृष्ण देव राय के ही दरबार में कृष्ण देव राय के ही दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था, या 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि हुआ करते थे, और आप जानते हैं जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्ण देव राय के ही दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवियों का एक समूह हुआ या एक ग्रुप हुआ जिन्हें कृष्ण देव राय के अष्ट दिग्गज कहा जाते थे। और ध्यान रखेंगे जिसमें पेड्डाना और हम सब जानते हैं तेनालीराम या तेनाली रमन प्रसिद्ध कवि थे। जिस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। इसके अलावा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अष्ट छाप हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे कृष्ण देव राय को ही विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक माना गया है। इसके अलावा he also founded a city named हासपेट। इसी के द्वारा हासपेट नामक नगर की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे अपनी पत्नी के ही नाम पर इसने हासपेट नगर बसाया था। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के निर्माण भी कृष्ण देव राय के द्वारा करवाए गए। लिखेंगे महत्वपूर्ण मंदिर, सबसे पहला लिखिए हजारा टेम्पल। कृष्ण देव राय के ही द्वारा इसके शासनकाल में बनवाया गया हजारा टेम्पल या हजारा मंदिर। इसके अलावा इसी ने निर्माण करवाया विट्ठल स्वामी टेम्पल का। विट्ठल स्वामी मंदिर। और इसके अलावा कृष्ण देव राय के ही द्वारा चिदंबरम टेम्पल या चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी ने निर्माण करवाया चिदंबरम टेम्पल या चिदंबरम मंदिर का। कृष्ण देव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई, 1529 में हुई। और ध्यान रखेंगे कृष्ण देव राय के मरने के बाद इसी का चचेरा भाई
विजयनगर साम्राज्य का या तुलुव राजवंश का अगला शासक बना, क्योंकि उस समय कृष्णदेव राय का जो पुत्र था वो मात्र 18 माह का था या केवल 1.5 साल का था। और ध्यान रखेंगे इसके मरने के बाद अगला शासक बना अच्युत राय, जो इसका कजन, इसका चचेरा भाई हुआ करता था, जिसने 1529 ईस्वी से लेके लगभग 1542 ईस्वी तक शासन किया तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश में। वाह क्या बात है। ये सारे टेम्पल्स कहाँ हैं बेटे? मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं विजयनगर के बारे में, और विजयनगर वर्तमान में कर्नाटक का हम्पी है। तो क्या आपको ये पूछने की जरूरत है कि ये टेम्पल्स कहां पर हैं? जब बात ही हम कर्नाटका की कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर की, तो ये सवाल कैसे बनता है कि ये कहां पर है? कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इसी का चचेरा भाई अच्युत राय तुलुव राजवंश का अगला शासक बना। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में लिखिए पुर्तगालियों ने, इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन पर अधिकार किया। इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन पर अधिकार किया, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। इसके अलावा लिखेंगे अ फेमस पोर्चुगीज ट्रेवलर या प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री, जिसे हम जानते हैं नूनीज के नाम से। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नूनीज इसी के शासनकाल में इसके दरबार में आया और उसने विजयनगर को विजिट किया। इसके बाद ध्यान रखेंगे अच्युत राय के बाद अगला शासक बना सदाशिव राय। जो 1542 ईस्वी से लेके 1570 ईस्वी तक तुलुव राजवंश या तुलुव डायनेस्टी का अगला शासक बना।
और एक ही सवाल बनेगा, ध्यान रखेंगे, सदाशिव राय के ही समय में 1565 ईस्वी में लड़ा गया फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा। और हम सब जानते हैं तालीकोटा युद्ध ही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इसे बैटल ऑफ तालीकोटा या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम है ये राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहलाता है। और ध्यान रखेंगे जो हुआ था किस किस के बीच, विजयनगर साम्राज्य यानी जिसका शासक कौन था, सदाशिव राय, ये विजयनगर साम्राज्य और साउदर्न अलायंस या दक्षिणी संघ के बीच हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये जो साउदर्न अलायंस की हम बात कर रहे हैं, ये जो दक्षिणी संघ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों में विभाजित हुआ था, तो ध्यान रखेंगे उसी में 4 राज्यों की सेनाओं के द्वारा अटैक किया गया था विजयनगर साम्राज्य पर। जो कौन कौन से थे, ध्यान रखेंगे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में दक्षिणी संघ के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय को पराजित किया गया। और ध्यान रखेंगे सदाशिव राय का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था राम राय। इस युद्ध के बाद ध्यान रखेंगे 1570 ईस्वी तक राम राय ही विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन संभालता रहा। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी राम राय के छोटे भाई जिसका नाम था तिरुमल, उसी तिरुमल के द्वारा एक और राजवंश की स्थापना की गई जिसे हम आरवीडू डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। आरवीडू डायनेस्टी, आरवीडू वंश। और ध्यान रखेंगे 1570 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का चौथा राजवंश हुआ आरवीडू डायनेस्टी या आरवीडू वंश। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज तिरुमल। इस वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई, हु वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राम राय, जो राम राय का ही छोटा भाई हुआ करता था। पंद्रह सौ सत्तर ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1570 ईस्वी में सदाशिव राय को सिंहासन से हटाकर राम राय का ही छोटा भाई तिरुमल विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक बना और इसने 1570 से लेकर 1572 तक शासन किया और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था आरवीडू डायनेस्टी।
क्योंकि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर नष्ट हो चुका था, इसीलिए ध्यान रखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम विजयनगर टू, इसने अपनी राजधानी को विजयनगर से पेनुकोंडा स्थानांतरित किया। ये अपनी राजधानी विजयनगर से पेनुकोंडा लेकर गया और विजयनगर की या विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी क्या बन गई? पेनुकोंडा। तिरुमल के बाद अगला शासक बना श्रीरंग फर्स्ट या श्रीरंग प्रथम, जिसने 1572 ईस्वी से लेके 1585 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य में शासन किया। अगला शासक लिखेंगे श्रीरंग फर्स्ट। ये तिरुमल का ही बड़ा बेटा हुआ करता था, जो तिरुमल के मरने के बाद अगला शासक बना। और ध्यान रखेंगे क्योंकि श्रीरंग प्रथम का कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए इसके मरने के बाद इसी का छोटा भाई अगला शासक बना, जिसे हम जानते हैं वेंकट प्रथम के नाम से। और 1585 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक शासक आरवीडू डायनेस्टी का रहा वेंकट प्रथम, हु इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिसे इस वंश का महानतम शासक कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पेनुकोंडा टू चंद्रगिरी, इसी के द्वारा अपनी राजधानी को पेनुकोंडा से चंद्रगिरी स्थानांतरित किया गया। और फाइनली लिख लीजिएगा इन 1652 द लास्ट रूलर ऑफ आरवीडू डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर वॉज श्रीरंग थर्ड या श्रीरंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय माना जाता है। इसके बाद हेडिंग डालिए बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य। बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य
और ध्यान रखेंगे 1347 ईस्वी से लेके लगभग 1527 ईस्वी। कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1347 ईस्वी में हुई फाउंडेशन ऑफ बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और हम सब जानते हैं कि लगभग इस राजवंश ने 180 ईयर्स 180 वर्ष तक शासन किया। और द फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर वॉज अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इस राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। इस राजवंश का शासनकाल लगभग 180 ईयर्स तक या 180 वर्ष तक रहा। और ध्यान रखेंगे इसमें लगभग कुल 18 शासकों ने 18 सुल्तानों ने शासन किया। और ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कलीमुल्ला बहमनी। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला बहमनी था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य में शासन कर रहा था तो उसी के शासनकाल में ही बहमनी साम्राज्य 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। और वो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन से थे, बस केवल उनके नाम याद रखने हैं, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मेक अ टेबल, एक टेबल बनाइए जिसमें सबसे पहले लिखेंगे राज्य का नाम। हम बात कर रहे हैं उन इंडिपेंडेंट 5 स्टेट्स के बारे में जो बहमनी साम्राज्य से ही क्या हुए थे, अलग हुए थे। सबसे पहले लिखेंगे राज्य, उसके बाद लिखिए स्थापना, उसके बाद लिखिए संस्थापक, उसके बाद लिखिए राजधानी। राज्य, स्थापना, संस्थापक, राजधानी। इसके बाद लिखिए राजवंश और उसके बाद लिखिए विलय। तो हम बात कर रहे हैं उन राज्यों के बारे में जो बहमनी साम्राज्य से ही क्या हुए, अलग हुए। और बेसिकली ये क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, जहां पर इस साम्राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। सबसे पहला राज्य लिखिए बरार, जिसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई। सबसे पहला राज्य लिखेंगे बरार, जिसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई। और हम सब जानते हैं इसका संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद हुआ। और इसी ने यहां पर इमाद शाही वंश की स्थापना की, और जिसकी राजधानी हुआ करती थी एलिचपुर।
जो बेसिकली कहां पर है, महाराष्ट्र में। इमाद शाही वंश। लेकिन 1574 में, 1574 ईस्वी में इसका विलय अहमदनगर में हुआ। अगला लिखिए बीजापुर 1489। अगला लिखेंगे बीजापुर, जिसकी स्थापना 1489 या 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल खान के द्वारा की गई। यूसुफ आदिल खान। और स्थापना हुई आदिल शाही वंश की। स्थापना हुई आदिल शाही राजवंश की, जिसकी स्थापना नौरसपुर हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे 1686 में इसका विलय मुगल साम्राज्य में हुआ। अगला लिखिए अहमदनगर, जिसकी स्थापना 1490 ईस्वी में हुई। अहमदनगर 1490 ईस्वी में, जिसकी स्थापना मलिक अहमद के द्वारा की गई। राजधानी महाराष्ट्र का अहमदनगर। और ध्यान रखेंगे यहां पर स्थापना हुई निजाम शाही वंश की। यहां पर स्थापना हुई निजाम शाही वंश की। और ध्यान रखेंगे 1636 में 1636 में शाहजहां द्वारा विलय, कहने का मतलब इसका भी विलय या इसे भी मिला दिया गया किसमें, मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट गोलकुंडा 1512 ईस्वी। संस्थापक कुली कुतुब शाह। राजधानी गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश। यहां पर स्थापना हुई कुतुब शाही वंश की। और 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय। पांचवा राजवंश लिखिए बीदर। स्थापना 1526। संस्थापक अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। राजधानी बीदर हुआ करती थी।
और हम सब जानते हैं यहां पर स्थापना हुई बरीद शाही वंश की। बरीद शाही वंश। और ध्यान रखेंगे 1618 में इसका विलय बीजापुर में हुआ। इसका विलय बीजापुर में हुआ। ये वो 5 राजवंश थे जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुए थे। और ध्यान रखेंगे यही वो 5 राजवंश थे जिनका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य से चला करता था। और इसी में से 4 राजवंश विजयनगर एम्पायर पर अटैक करते हैं तालीकोटा के युद्ध में। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर पूरी तरीके से क्या होता है, नष्ट होता है। चलिए आज की कहानी को यहीं पर खत्म करेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी, फिर हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।